कर सकते हैं। अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने की खातिर दादा जान ने गांव को छोड़ा और शहर के एक पुराने मोहल्ले में घर खरीद लिया, जहां अरसे दराज से पुराने मकीन कयाम पजीर थे। मकानात भी यहाँ सभी पुराने जमाने के तामीर शुदा थे, लेकिन बहुत कुशादा और मजबूत थे। दादा का ख्याल था कि नए इलाकों की निस्बत यहाँ के बाशिंदे ज्यादा काबिल भरोसा हैं, कि नई कॉलोनियों में तरह तरह के लोग आकर आबाद हो जाते हैं, जबकि उनके पस मंजर का पता भी नहीं होता। जो घर दादा ने खरीदा वो अच्छी हालत में था। थोड़ी बहुत जो टूट फूट थी उन्होंने उसको दुरुस्त करा लिया और अपने कुंबे के साथ उसमें शिफ्ट हो गए। उसी मोहल्ले में दादा के एक पुराने दोस्त भी रहते थे। ये मकान उन्होंने ही दिलवाया था। मोहल्ले की गलियां चौड़ी और सामने चौक था। मकानात पर लकड़ी के उम्दा चौबारे निहायत हुनरमंदी से बनाए गए थे। उनके कमरे बड़े बड़े और हवादार थे। जब रिश्तेदार आते तो मकान की तारीफ किए बगैर न जाते थे। उसी घर के साथ ही एक दूसरा मकान बराए फरोख्त था। अरसे से खाली पड़ा था। जिनका था वो उसमें चंद दिन रह सके और फरोख्त कर दिया। नया मालिक आते ही बीमार हुआ और फोत हो गया। तभी उसकी दिल बर्दाश्ता बेवा ने घर बेच दिया और किसी दूसरी जगह माँ बच्चों के शिफ्ट हो गई। ये घर तब से खाली था। बदकिस्मती से तामीर कराने वाले और खरीदने वाले कोई भी इसमें ना रह सके तो लोग इस मकान से खौफ खाने लगे। इंसानों की तरह मकानात की भी एक हिस्ट्री होती है। हमारे दादा ने जो घर खरीदा था उसके साथ वाले मकान की ये हिस्ट्री थी। दादा के दोस्त ने ही उनको बताई थी, लेकिन दादा तुहमात के कायल न थे। ये लोग उसे बदकिस्मत मकान कहते थे। बदकिस्मत मकान बहरहाल बहुत तवज्जो से बनवाया गया था। हर लिहाज से उम्दा एक छोटा सा महल मालूम होता था। मोहल्ले की ये सबसे खूबसूरत इमारत थी, जिसको बरसों से ताला लगा हुआ था। दादा जान की गांव में कुछ जर्री जमीन थी, जिससे कुछ खास आमदनी ना आती थी, क्योंकि जो लोग बरसों से उस पर आबाद थे वो 3 हिस्से पैदावार खुद रख लेते और 1 हिस्सा दादा को दिया करते। जब दादा ने देखा कि उनको जमीन से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस अराजी को फरोख्त कर दूं। दादा ने उन्हीं लोगों को ऑफर की कि अगर वो ये जमीन खरीदना चाहें तो मौजूदा रेट से कुछ कम पर उनको फरोख्त करने पर तैयार हैं। वो लोग तो चाहते ही यही थे। फौरन राजी हो गए। सौदा तय पा गया और दादा जान ने वो मलकियत फरोख्त करके उनसे रकम ले ली। एक रोज दादा के दोस्त ने बताया कि आपके बराबर जो मकान खाली पड़ा है उसके मालिक बैरून मुल्क से आ गए हैं और कल मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो उस घर को सस्ते दामों बेच रहे हैं क्योंकि खरीदार कोई ना था। दादा बोले उनसे बात करो। ये मकान मजबूत और खूबसूरत है, मेरे घर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये सौदा हो जाए तो दरमियानी दीवार गिरा देंगे, हमारी रिहाइश और कुशादा हो जाएगी और बाद में बच्चों के काम आएगी। दादा के दोस्त ने मालिकान से बात की और सौदा तय पा गया। वो तो इस जायदाद को हर हाल में बेचना चाहते थे। मकान चूंकि सस्ता मिल रहा था, दादा अबू ने खरीद लिया। उन दिनों अभी मेरे वालिद की शादी ना हुई थी और वो दादा जान के बड़े बेटे थे। जब अबू की शादी हो गई, दादा ने उनको उसी मकान में शिफ्ट कर दिया। शुरू में अम्मी और अब्बू उसमें रिहाइश पजीर हुए, लेकिन मेरी वालिदा का जी घबराता था तो उन्होंने नानी अम्मा से दरख्वास्त की कि राहीला को मेरे पास भेज दें, मुझको अकेले में डर लगता है। राहीला एक लावारिस खातून थी जो अरसे से नानी के पास थी और अम्मी उनसे बहुत मानूस थी। राहीला हमारे घर रहने आ गई। मेरी पैदाइश के बाद अम्मी को राहीला की जरूरत हुई, सो मुस्तकिल वो हमारे घर कयाम पजीर हो गई। मैं छोटी सी थी, वो मुझे लेकर पाई बाग में जा बैठती। खुद चटाई पर आंखें मूंदे लेटकर धूप सेकती और करीब ही में खिलौनों से खेलती रहती। वहां आम और जामुन के दरख्त थे। खेलते हुए उधर की तरफ चली जाती। अमूमन 4 साल के बच्चों को बातें याद नहीं रहती, लेकिन उस वक्त की बातें अच्छी तरह मेरे जहन में आज भी महफूज हैं। दरख्त के नीचे मेरी उम्र के और भी मुझे बच्चे खेलते नजर आते। वो गोरे चिट्टे और गोल मटोल से होते और मैं उनके साथ खेलने लगती। राहीला की शायद आंख लग जाती थी और मैं खेल में मगन हो जाती। तब अम्मी की आवाज सुनाई देती, राहीला पिंकी को ले आओ, इसका खाना तैयार है, खिलाकर सुला दो, थक गई हो गई। अम्मी की पुकार पर राहीला को होश आता, हड़बड़ाकर उठ बैठती और मुझे बाजुओं से पकड़कर उठाती।
वो अंदर चलने को कहती और मैं साथी बच्चों की तरफ रहना चाहती। तब मैं रोती और जिद करती तो राहीला हैरान होकर कहती, अरे चलो पिंकी, आखिर तुम किसके लिए नहीं जा रही हो? मैं इशारा करती तब कहती, यहाँ कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो मुझे अपनी तरफ खींचती और मैं चिल्लाती, राहीला वो। ना जाने इसे अपनी मासूम आंखों से क्या नजर आता है। क्या है पिंकी वहां? वो तशवीश भरे लहजे में पूछती। मैं दरख्त तले बैठे बच्चों की तरफ इशारा करती, अपने साथ खेलने वाले बच्चों की मौजूदगी का एहसास दिलाती, मगर उनको कुछ भी दिखाई न देता। बाजुओं से पकड़ती और जबरदस्ती अंदर ले जाती। बीबी जान देखो तो पिंकी को, ये रोज ऐसे खेल में मस्त होती है कि जब अंदर आने का कहती हूँ जिद करती है। जबरदस्ती लाती हूँ तो रोने चिल्लाने लगती है। शुरू में अम्मी ने ध्यान न दिया। एक रोज वो खुद उधर आ गई। देखा कि राहीला मदहोश पड़ी है और मैं दरख्त के साए तले खेल में मगन हूँ, लेकिन ऐसे कि जैसे कोई बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। उस अंदाज से मेरा खेलना अम्मी को अजीब लगा। आगे बढ़कर मुझे उठा लिया, तभी मैं रोने चिल्लाने और मचलने लगी। इतने में जो बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे वो उठकर भागे और गायब हो गए। ये मंजर सिर्फ मेरी ही आंखें देख सकती थीं, कोई और नहीं देख सकता था। लेकिन बचपन में तो मुझे मालूम ही ना था कि मैं क्या देख रही हूँ, जो राहीला और अम्मी को दिखाई नहीं देता। गर्मियों का मौसम आ गया। अब सुबह से धूप तेज हो जाती। दरख्तों के सायों ने रुख बदल लिया। राहीला मुझे वहां ना बिठाती जहां मैं पहले बैठकर खेला करती थी, लेकिन वही बच्चे दूसरी सिमत मेरे पास आकर दायरे में बैठ जाते और खेलते। सिर्फ मुझे ही नजर आते थे, राहीला को नहीं। तपिश बढ़ती तो वो मुझे वहां से उठाकर सहन में ले जाने लगती। मैं कहती, राहीला देखो वो सामने बैठे हैं, मुझे उन्हीं के पास जाने दो, उनके साथ खेलूंगी। अब मैं खूब फराटे से बोलने लगी थी और अपनी बात समझा सकती थी। कौन है? कहाँ है? राहीला घबरा जाती। देखो वो रहे बच्चे। कौन से बच्चे भाई? वहां तो कोई नहीं है। वो मुझे बुला रहे हैं, क्या आपको नजर नहीं आ रहे? नहीं तो जाने क्या कहती हो, चलो। मैं मचल जाती, उधर को भागती जिधर वो होते, और राहीला हैरान हो जाती। एक दिन राहीला ने वालिदा को बताया, वो मुझको उस वक्त देखने आई जब मैं पाई बाग में अपने मखसूस जगह पर खेलने में मसरूफ थी। मेरे खिलौने एक तरफ पड़े थे और मैं उन बच्चों के आगे पीछे भाग रही थी जो सिर्फ मुझे नजर आते थे और राहीला को दिखाई न देते। मेरी अम्मा तो दंग रह गई। उन्होंने अजब अंदाज से खेलते पाया जैसा कि मैं किसी के साथ खेल रही हूँ और भाग दौड़ कर रही हूँ। वो डर गई और मुझे दादी के पास ले गई। उनको अहवाल बताया। वो बोली, बहू ये मकान अरसे से बंद पड़ा था, मुमकिन है किसी और मखलूक ने भी इसमें बसेरा कर लिया हो। तुम उसको दरख्तों तले मत खेलने दिया करो, बल्कि पाई बाग की तरफ जाने वाला दरवाजा ही बंद कर दो। वालिदा ने ऐसा ही किया। नतीजा ये हुआ कि मैं चिड़चिड़ी और बीमार हो गई, खाना पीना छोड़ दिया। तब दादी मुझे दम कराने एक मौलवी साहब के पास ले गई। अब वो रोज घर आकर मुझ पर दम दरूद करते। तब मैंने खाना पीना शुरू कर दिया, लेकिन पाई बाग को जाने की अब भी जिद करती, क्योंकि मेरे साथी वहां थे जिनके साथ खेलकर मैं खुश होती थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन पैदा हुई। अब मैं अकेली न थी, छोटी के साथ खुश होती थी। राहीला उसे लेकर सहन में बैठती और अम्मी खाना बनाती। एक रोज वो बरामदे में झूले में लेटी थी और राहीला पास बैठी थी। मैं भी पालने से लगी थी कि अचानक राहीला ने जमाइयां लेना शुरू कर दी। फिर वो फर्श पर लेटकर सो गई। तभी मैंने देखा कि एक औरत पालने के करीब आई। उसने नन्ही को बाजुओं में उठा लिया और दरख्त की तरफ चली गई। ये मंजर देखकर मैं रोने लगी तो राहीला की आंख खुल गई। मैंने पालने की तरफ इशारा किया। वो हैरान हो गई कि नन्ही किधर गई है। तभी मैंने रोते हुए दरख्त की तरफ इशारा किया। उस वक्त मैं बोल ना पा रही थी, जैसे जुबान किसी ने पकड़ ली हो। राहीला घबराकर अंदर को दौड़ी और अम्मी को पुकारा, बीबी जान कहाँ हो? इधर आओ। क्या नन्ही को तुम उठाकर ले गई हो? वो पालने में नहीं है। कबल अजी अम्मी आती, मुझको औरत दोबारा बरामदे में नजर आई। उसने मेरी नन्ही मुन्नी बहन को फिर से पालने में डाल दिया, खुद दरख्त की सिमत चली गई और गायब हो गई। अम्मी ने देखा कि नन्ही तो पालने में लेटी है। बोली, राहीला क्या हो गया है तुमको? बच्ची तो ये सो रही है और तुम ववेला मचा रही हो। राहीला बेचारी लाजवाब और परेशान थी। मैं बताना चाहती थी सब कुछ, मगर मैं बता न सकी, जुबान ने साथ ही ना दिया।
वो औरत बाद में भी कई बार मुझे पाई बाग में और नलके पर दिखाई दी। कभी बच्चे उसके साथ होते और कभी वो अकेली होती। वक्त गुजरता रहा, समझ आती जा रही थी कि इस घर में किसी को कुछ ना कुछ गैर मामूली जरूर महसूस होता था, लेकिन मैं एक ही थी जो कभी कुछ और कभी कुछ देखती थी और किसी से बयान भी ना कर सकती थी। एक बार देखा कि कुछ लड़के और लड़कियां बेरी के दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और दो औरतें नलके पर कपड़े धो रही हैं। एक बार सर्दियों के मौसम में देखा कि दरख्त पर आम लगे हैं। जिद करती कि राहीला मुझे आम तोड़ कर दो। वो कहती, एहे, ये कैसी बिन मौसम बरसात है भाई, क्या सख्त सर्दी में भी कभी आम का फल आता है? कहाँ है आम? वो देखो वो रहे। मैं इसरार करती, ला दो ना प्लीज। अरे भाई मुझे ना सताओ, वहां कुछ नहीं है, चलो अंदर। तभी खींचती हुई कमरे में ले आती और मैं रोती रह जाती। जाने ये कैसा करिश्मा था कि घर में मुझे ही कुछ ना कुछ गैर मामूली नजर आता था और किसी और को नहीं। खुदा जाने उन दिनों मेरी आंखों में कोई ऐसी कुव्वत दर आई थी जो उन चीजों को भी देख लेती थी जिनको आम आंखों से नहीं देखा जा सकता था। 7 साल की उम्र में मुझे दूर दराज फासले पर होने वाली बातें सुनाई देने लगती। अगर अम्मी नानी के घर बैठी उनके साथ बातें कर रही होती तो मेरे कान उन बातों को सुन रहे होते। हालांकि नानी का घर हमारे घर से 20 कोस पर था और ये एक नामुमकिन बात थी। रात को अपने बिस्तर पर लेटी होती और साथ वाले घर में होने वाले दादा दादी, चचा चची और उनके बच्चों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मेरे कान सुन रहे होते। सुबह उनको बताती कि रात आप लोगों ने ये बातें की थी। वो मेरा हैरत से मुंह तकने लगते, जैसे कि मेरे कानों में आवाजें कीच कराने वाले रेडियाई आलात लगे हों। मेरे घर वाले सब परेशान थे क्योंकि मेरी कई बातें सही पेशगोइयां साबित हो रही थीं। किसी सुबह कहती, अब्बू आज गाड़ी पर मत जाइए, आपकी गाड़ी को टक्कर लगेगी, और ऐसा ही हो जाता। ये मैं ना कहती थी, कोई मेरे दिल में कहता था। दादा के इंतकाल के बाद मेरे साथ गैर मामूली वाकयात ज्यादा होने लगे। मेरा तो बचपन था, मासूम उम्र थी, जो देखती सुनती बयान कर देती। कुछ आलिमों से पूछा, उन्होंने अब्बा और चचा को मशवरा दिया कि इस घर को छोड़ दो, किसी और जगह रिहाइश पजीर हो जाओ, लगता है घर भारी है और आपकी बच्ची पर बहुत असर हो रहा है। अब्बू और चचा ने तगोदो शुरू कर दी। बिला आखिर दोनों मकान फरोख्त हो गए। सामान जाने लगा। जिस रोज हमारा वहां आखिरी दिन का कयाम था, रात को मैंने अपनी खिड़की से देखा कि कुछ लोग सहन में झाड़ू दे रहे हैं और औरतें उनकी मदद कर रही हैं। बच्चे हाथों में दिए लिए थे जिनकी रोशनी चांद जैसी थी। वो मेरी तरफ अफसुर्दा निगाहों से देखकर हाथ हिलाने लगे। ये वही बच्चे थे जिनके साथ मैं बचपन में खेला करती थी। अब मेरी उम्र 8 साल थी और काफी शऊर आ चुका था। सुबह हमने वो घर छोड़ा और नए घर में चले गए। बताती चलूं कि मैं बचपन में भी किसी शय से खौफ नहीं खाती थी। तो वो बिल्लियों और कुत्तों को देखती तो उनके पीछे दौड़ने लगती। बच्चे खसूसन छोटे हों तो ऐसी चीजों से डर जाते थे, लेकिन मुझे डर ना लगता था। बहरहाल जूं जूं बचपन रुखसत होने लगा, मुझे डर भी महसूस होने लगा। अब मैं अकेले अंधेरी जगहों की तरफ जाने से डरने लगी और कुत्ते बिल्लियों से खौफ खाने लगी। नए घर में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सद शुक्र कि वो गैर मामूली हालात और चीजें जो पुराने घर में मैं देखती थी वो अब मुझे दिखाई ना देती थीं। वो सब कुछ बचपन की बातें माजी का किस्सा बन चुकी थीं और पुराने घर में ही रह गई थीं। नए घर में वालिद साहब ने आते ही खैरात की और घर का सदका दिया। बकरे काट कर गरीबों में खाना तकसीम किया और 40 दिन तक तलावत कुरान भी नए मकान में करवाते रहे कि पुराने घर में जो गैर मरई ताकतें अगर थीं तो वो यहाँ हमारा पीछा न करें। ये नया घर हमको रास आया, बहुत मुबारक साबित हुआ। किसी वहम और वसवसे ने भी नहीं घेरा। सभी पुरसुकून और मुतमईन हो गए, मगर मैं आज तक मुतमईन नहीं हूँ। हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि बचपन में वो पुराने घर के अंदर जागती आंखों से मैं जो देखा करती थी वो सब आखिर क्या था। भुलाना चाहूं भी तो उन बच्चों और उन मनाजिर को नहीं भुला सकती।